हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये कहानी है एक कपल की जो आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और दूसरा एक के बिना नहीं रह सकता था। दोनों की प्यार इतनी गहरी थी कि दोनों ने कुछ दिनों के बाद एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद भी उनका प्यार वैसा ही था जितना कि शादी से पहले था। गांव के जितने भी लोग थे वो उनके प्यार का मिसाल दिया करते थे कि वो दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। लैला मजनू की तरह गांव के लोग उन दोनों का मिसाल दिया करते थे कि प्यार हो तो इस कपल जैसी, इस हस्बैंड और वाइफ जैसी। उस गांव वो जो गांव था, उस गांव का जो राजा था, वो राजा के कान में ये बात पता चली कि इस गांव में एक ऐसा कपल है जिसकी लोग मिसाल देते हैं, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि उनके बीच में बहुत ही अच्छा प्यार है। वो जो गांव था, उस गांव में सबके घर के छतों पे एक मसाल लगा हुआ होता था और मसाल में आग जलती थी। जब लोग सो जाते थे तो उस मसाल को बुझा देते थे, लेकिन इस प्रेमी जोड़े के घर पे जो मसाल था वो रात भर जला करता था। एक दिन राजा और रानी अपने छत पे टहल रहे थे, तो राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे कि जिस छत पे जो वो मसाल जल रहा है, राजा ने उस मसाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस छत पे वो मसाल जल रहा है, उस छत के नीचे जो कपल रहते हैं, जो पति पत्नी रहते हैं, उनका प्यार आपस में बहुत ही पक्का और बहुत ही सच्चा है, जिसकी मिसाल गांव वाले देते हैं। तो राजा की पत्नी बोली कि हो सकता है इसमें जो उस व्यक्ति की पत्नी है उसका बहुत ही अच्छा योगदान होगा। वो अपने पति की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती होगी। तो राजा ने बोला, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़का है, जो उसका पति है, वो अपनी पत्नियों को नज़रअंदाज कर देता होगा और इसके वजह से ये रिलेशनशिप इतने अच्छे से आगे बढ़ रही है और लोग उसके प्यार की मिसाल देते हैं, वरना तो दोनों में कब का झगड़ा हो गया होता। दोनों आपस में इस बात पे बहस करने लगे। तभी राजा बोला कि क्यों ना हम इसकी टेस्ट कर लें, क्यों ना हम इसकी जांच कर लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। राजा ने अगले ही दिन एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत अपने एक मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि जाओ उस लड़के से कहना कि रानी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है और कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को आज रात में मार दोगे तो रानी तुमसे शादी कर लेगी, क्योंकि रानी तुमसे बहुत ही प्यार करती है और तुम पे मोहित है। मंत्री ने ठीक वैसा ही जाकर के उस लड़के को कहा जैसा कि राजा ने उनसे कहने के लिए कहा था। मंत्री की बात सुनकर के उस लड़के ने कहा, ये तो एक रानी है, ऐसी 1000 रानी भी अगर मुझ पे मोहित हो जाए और मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। जैसा उस लड़के ने बोला वैसा ही आकर के उस मंत्री ने राजा को सब कुछ बता दिया जो कि लड़के ने बताया था कि मैं किसी रानी के लिए, एक रानी के लिए क्या 1000 रानी के लिए भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और तुम तो मारने की बात कर रहे हो। फिर उस राजा ने उसकी पत्नी को अपने दासी से एक संदेश भिजवाया कि जाओ उस औरत को कहना कि राजा तुम पे मोहित है, जैसा कि उस लड़के के साथ किया था उस लड़की के साथ भी किया कि राजा तुम पे मोहित है, अगर तुमने अपने पति को मार दिया तो राजा तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे। उस दासी ने, जैसा कि राजा ने बोला था, उस औरत को जा करके ये सारी बातें बता दी।
वो औरत ने बहुत ही ध्यान से सुनी और बोली कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं अपने पति को मार दूंगी और आप राजा से बोलिएगा कि मेरे छत पे जो मसाल जलती रहती है, आज रात में जिस समय पे वो मसाल बुझ जाएगी, क्योंकि मेरी मसाल कभी बुझती नहीं है, हमेशा इस छत पे जो मसाल जलती है वो पूरी रात चलती है। तो आप राजा से जाकर के कहिएगा कि जैसे ही ये मसाल बुझेगी तो आप समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है और मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। और अगले ही दिन राजा मुझे अपने रानी स्वीकार कर ले। वो दासी ने वो सारी बातें जाकर के राजा को बताई। राजा को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन राजा ने सोचा कि मेरी वजह से किसी भी इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजा ने उस घर के चारों तरफ सैनिक लगा दिए कि जैसे ही वो औरत कुछ करने की कोशिश करे तो सैनिक उसे रोक ले। और राजा अपने छत पर जा करके इंतजार करने लगा उस मसाल के बुझने की। ठीक रात 2 से 3 के बीच में वो मसाल बुझती है। सैनिक को इशारा किया जाता है कि उस घर में जाकर के उस व्यक्ति को बचाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक सैनिक उस घर में पहुंचते, उसकी पत्नी ने अपने पति को तलवार से काट दिया था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। राजा के कान में जब ये बात पड़ी कि वो व्यक्ति अब जिंदा नहीं रहा जिसके बारे में मिसालें दिया करते थे लोग कि वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है और उसकी पत्नी अपने पति से इतना प्यार करती है कि लोग उसके प्यार का मिसाल देते हैं। राजा को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया और साथ ही गुस्सा आया उस औरत पे जिसने कि अपने पति का गला सर से धड़ से अलग कर दिया था। अब उसे औरतों से इतनी नफरत हो गई कि उसने दूसरे ही दिन अपने मंत्री को बुला करके फरमान सुना दिया कि इस राज्य में और इस गांव में जितनी भी औरतें हैं सबको राज्यसभा में बुलाकर सबका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और राजा शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा ये आदेश अपना उस मंत्री को सुना करके। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए। अब तो मैं सारी औरतों को अगर मरवा दिया जाए तो ये तो राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, गांव के लिए अच्छा नहीं होगा। मंत्री बेचैन था और अपने घर पहुंचा। मंत्री के जो पिता थे वो अपने बेटे की इस परेशानी का कारण पूछा कि बेटा तुम आज बहुत ही उदास लग रहे हो, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, अपने परेशानी का कारण बताओ। उस मंत्री ने जो भी उसके साथ हुआ था, जो भी राजा के साथ हुआ था, वो सारी बातें जैसी की तैसी सुना दी। मंत्री बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ देर के लिए छुप जाओ, तुम छुप जाओ, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूँगा। क्योंकि अगर तुम राजा के आदेश का पालन नहीं किए रहोगे और जैसे ही राजा आएंगे शिकार खेल करके और उनको पता लगेगा कि तुमने उनके आदेश का पालन नहीं किया है, सारी महिलाओं का सर धड़ से अलग नहीं करवाया है, तो वो सबसे पहले तुम्हें ही मृत्यु दंड देंगे। मंत्री अपने पिता के कहे अनुसार छुप जाता है। जब राजा आता है तो उसे मंत्री पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और देखता है कि किसी भी महिला का सर धड़ से अलग नहीं है, किसी भी महिला को मारा नहीं गया है। फिर राजा उस मंत्री के घर पे गुस्से से तिलमिलाते हुए पहुंचता है, लेकिन उसे मंत्री तो नहीं मिलता है मंत्री का बूढ़ा पिता। जैसे ही मंत्री के बूढ़े पिता राजा को आते देखते हैं, बहुत ही शांति से उनको बुलाते हैं और बैठने के लिए आसन देते हैं और कहते हैं कि आप इस पे बैठिए, और उनको ठंडा पानी पिलाता है। और इसके बाद बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है कि आप किस परेशानी में हैं और आपने मेरे बेटे को जो आदेश दिया था, मेरे बेटे ने उसका पालन नहीं किया है। राजा तब तक थोड़ा शांत हुआ था तो उस मंत्री के पिता ने बोला कि जब आपके पिता राजा हुआ करते थे उस समय में मैं उनका मंत्री हुआ करता था। उस समय की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। राजा जी बोले ठीक है मंत्री जी, आप सुनाइए। उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो कि पहले मंत्री हुआ करता था, बताया कि जब आपके पिताजी और मैं उनके साथ शिकार खेलने के लिए गए थे, तभी अचानक से एक योद्धा आता है और मेरे ऊपर रस्सी का जाल फेंक करके मुझे कैद करके ले जाता है। मुझे ले जाता है और मुझे एक
जंगल में ले जा करके वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे 2 कब्र खोदो। जब वो योद्धा मुझसे ये बात बोलता है कि यहाँ पे 2 कब्र खोदो, मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। उस समय पे उसने बोला कि मेरी हेल्प करो 2 कब्र खोदने में, तो मुझे लगता है कि शायद एक कब्र में काट के ये मुझे रखेगा और दूसरे कब्र न जाने किसके लिए खोद रहा है। फिर भी मरता क्या न करता, मैं डर के मारे उस कब्र को खोदने में उसकी हेल्प कर रहा था। जब दोनों कब्रें खुद करके तैयार हो गई तो मुझे एक पेड़ से बांध करके वो योद्धा उस जंगल के पास में ही एक घर था, उस घर के पास गया और एक सर कटा हुआ लाश लेकर के आया और बोला कि यही लाश है जिसने मेरे पति का कत्ल किया था। ये वही लाश है जिसने मेरे पति का कत्ल किया था। ये चाहता था कि मैं इसकी पत्नी बनूं, इसलिए कुछ दिन पहले इसने मेरे पति का कत्ल कर दिया और यहीं पे गाड़ दिया। इसकी तभी से मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसके साथ तो शादी नहीं करूंगी। मैं तो इतना अपने पति को प्यार करती थी कि मैंने जब ये मेरे पास आया शादी के लिए तो मैंने इसका भी कत्ल कर दिया। अब मैं भी, और उस जो 2 कब्र खोदा था, एक कब्र में उसने उस जो रईस ज़्यादा था उसका शव रख दिया और बोला कि ये चीज़ आप राजा जी को जा कर के बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा ये सारा वाकया हुआ, इसके लिए मैं आपको वहाँ से उठा करके कैद करके लाई थी। और इतना बोल करके वो योद्धे ने अपना चेहरे से नकाब हटाया। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन मंत्री जब तक उसको रोक पाता तब तक उसने तलवार से अपना गला काट लिया और वो भी मर गई। मंत्री ने दूसरे कब्र में उसको दफन कर दिया। और ये बात जब उस राजा को सुनाया कि कुछ औरतें ऐसी भी होती है जो कि बहुत ही प्यार करती है, तो कुछ औरतें ऐसी भी होती है जो बेवफा निकलती है। तो किसी एक औरत की गलती से आप पूरे औरत कम्युनिटी के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि सारी औरत ही बेवफा होती है और सबका सर धड़ से अलग कर दो। हो सकता है कोई एक लड़का भी बेवफा हो, कोई एक लड़की भी बेवफा हो, लेकिन एक की वजह से आप सबको पनिशमेंट नहीं दे सकते, सबको दंड नहीं कर सकते, ना ही आप सब पे शक कर सकते हैं कि उसने गलत किया या वो गलत कर सकते हैं। होता है कभी कोई लड़का भी गलत करता है, कभी कोई लड़की भी गलत करती है, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे लड़के के समुदाय को या पूरी लड़की के समुदाय को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो राजा के मन में तसल्ली मिलती है और राजा उस मंत्री के बूढ़े मंत्री से प्रसन्न हो जाता है और उसकी कही हुई सारी बातें उसको समझ में आती है। तो कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी एक व्यक्ति, वो लड़का हो या लड़की हो, उसके एक की गलती से हम पूरे लड़के के समाज को, अगर कोई लड़का कोई गलती करता है या वो बेवफा निकलता है तो उसकी सज़ा हम पूरे लड़के पे शक करके नहीं जाहिर कर सकते कि सब लड़के ही ऐसे होते हैं, सारे लड़के ही बेवफा होते हैं, या कोई एक लड़की बेवफा निकलती है तो उसकी वजह से हम पूरी औरतों के समुदाय को ही नहीं बोल सकते कि औरत की समूह ही ऐसी होती है। थैंक यू सो मच गाइज पूरी कहानी को देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।